हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फरवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 4 मेजर टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। आज का हमारा 5वां मेजर टॉपिक आता है एनवायरनमेंट। इसके संदर्भ में कंप्लीट किया जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही में जनवरी 2023 से जो अभी फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है उसकी पीडीएफ मिलेगी, और PT 365 की भी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध होगी, तो आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के संदर्भ में जो हमारे मेजर टॉपिक हैं वह आता है प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, जल प्रदूषण संशोधन अधिनियम 2024, वन की परिभाषा, जैव विविधता विरासत स्थल, रामसर कन्वेंशन, भारत में तेंदुओं की स्थिति या भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति, ग्रीन वॉशिंग के बारे में, जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन, मीथेन उत्सर्जन, सोलर रूफटॉप टावर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के बारे में, भारतीय घड़ियाल के बारे में, ट्रिपल डिप लॉन लीना के बारे में, भीड़ संबंधी आपदा प्रबंधन में। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत आता है जैसे नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल शुरू किया है, इसके संदर्भ में आता है। फिर इसके बाद आता है तराई आर्क लैंडस्केप के बारे में, वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद के बारे में, स्पीसीज थ्रेट अमेंडमेंट एंड रेस्टोरेशन मैट्रिक के बारे में, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, एनर्जी चार्टर ट्रीटी, ब्रोमेसन्स, सफ़ेद गेड़े, इंडीमर स्कीमर, नीम का वृक्ष, हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, एटमॉस्फेरिक रिवर, अटलांटिक मेरिडियन, ओवरटर्निंग सर्कुलेशन और रिप करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके पर्यावरण के संदर्भ में मेजर टॉपिक हैं। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक आता है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के बारे में, कि वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई है। अब आता है कि ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन क्या है, जिसके अंतर्गत यह बैठक आयोजित की गई है, और ये कहाँ की गई है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन या जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, वह एक अंतर सरकारी संधि है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत इसे गठित किया गया। यह प्रवासी प्रजातियों या उनके पर्यावासों और संरक्षण संधारणीय उपयोग के रूप में वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, और इसे 1989 में पेश किया गया था और 1983 में से लागू किया गया। इसकी सदस्यता में अफ्रीका, मध्य दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया और 133 पक्षकार शामिल हैं, जिसमें भारत ने 1983 में इसका सदस्य बना हुआ है। अब आता है कि CMS के बारे में, मतलब कि यही वन्य प्राणियों के संरक्षण के कन्वेंशन के बारे में। इसके अंतर्गत 2 परिशिष्ट आती हैं। पहली तो आती है जिसमें इंडेंजर्ड मानी जाने वाली प्रवासी प्रजातियों को शामिल किया जाता है, और दूसरी आती है कि इसमें वे प्रजातियां शामिल होती है जिनके संरक्षण की स्थिति प्रतिकूल व अच्छी नहीं होती है। भारत और CMS के संदर्भ में देखा जाए तो भारत ने निम्नलिखित संरक्षण एवं प्रबंधन पर CMS के साथ गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे कि साइबेरियाई क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग और रैप्टर्स आते हैं। भारत ने 2020 में गांधीनगर गुजरात में CMS के COP13 में मेजबानी की हुई थी, और भारत CMS के 2 विशेष प्रजाति पहलों या मध्य एशियाई फिलाइवी और मध्य एशियाई स्तनधारी पहल का हिस्सा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार CMS के तहत COP13 में पहले ही भारत की प्रवासी प्रजातियों की सूची को संकलित किया हुआ है। अब आता है CMS के COP14 के बारे में, कि CMS का जो COP14 आयोजित किया है, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में, इसके बारे में जानते हैं कि यह प्रवासी प्रजातियों के पक्षकारों का एक सम्मेलन है, COP, और यह जो कन्वेंशन में निर्णय लेने वाले प्रमुख निकाय होता है, और इसकी हर बैठक 3 साल में होती है, और 3 सालों में के लिए इसकी बजट और इसकी प्राथमिकताओं को तय किया जाता है, जो कि परिशिष्ट में संशोधन पर निर्णय लेती है और पक्षकारों के प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार करती है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें विश्व के प्रवासी प्रजातियों की स्थिति को देखा जाए तो CMS का COP14 में इसके तहत पहली बार विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई। जिस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर देखा जाए तो गिरावट के तौर पे आता है कि इन्होंने 44% प्रवासी प्रजातियों की आवत में गिरावट देखी जा रही है। विलुप्ति के अंतर्गत आता है कि 22% से अधिक प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है। मछली के संदर्भ में देखा जाए तो यह CMS के तहत सूचीबद्ध 97% मछली प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है, और कवरेज के अभाव को देखा जाए तो यह विश्व स्तर पर 399 प्रवासी प्रजातियां जो थ्रेटेंड या संकटग्रस्त या नियर थ्रेटेंड जो विलुप्त होने के निकट हैं, वर्तमान में CMS के तहत सूचीबद्ध नहीं है, इसके अंतर्गत आता है।
जो कि विश्व में प्रवासी स्थितियों को बताता है। अब जानते हैं COP14 के मुख्य आउटकम के बारे में, जिसके लिए कई नए उपाय जोड़े गए हैं, जैसे नारा कैसा है, नेचर जो नो बॉर्डर्स के बारे में। CMS के परिशिष्ट 14 में शामिल की गई है, जैसे यूरेशियाई लिंक्स, प्लास, कैट, सेंट, टाइगर, शार्क आदि होती है। और नए समन्वित प्रयास के अंतर्गत इसमें चिंपांजी, स्ट्रो कलर फूड, वेट और ब्लू शार्क सहित 6 प्रजातियों को शामिल किया गया। एकल प्रजाति कार्य योजना के अंतर्गत इसमें अटलांटिक हम्पबैक डॉल्फिन, हॉक्सबिल टर्टल और इंसेल शार्क जैसी जलीय प्रजातियों को शुरू किया गया। एग्रीमेंट ऑन सेटल XCN हाई फ्लाईवे के अंतर्गत इसमें 30 रेंज कंट्रीज को शामिल किया गया है और भारत में एक समन्वय इकाई की प्रणाली को भी यह प्रस्ताव किया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बनाए रखना है और बेहतर करना और उनका पुनरुद्धार करना होता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत के द्वारा कुछ पहलें स्टार्ट की गई है। पहली पहल तो आती है कि मध्य एशियाई फ्लाईवे प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जो कि 2018 से 2023 के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य आबादी में गिरावट को रोकने के लिए प्रवासी पक्षी प्रजातियों के पर्यावासों को रक्षा और उनका संरक्षण करना है। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है, जिसमें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा होता है। इसका उद्देश्य दुनिया के पक्षियों तथा संबंधित जैव विविधता के संरक्षण के लिए IBA के वैश्विक नेटवर्क का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना के अंतर्गत इससे 2021 से 2026 तक है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों का संरक्षण करना होता है। अब आता है भारत में महत्वपूर्ण प्रवासी प्रजातियों के बारे में, जैसे कि अमूर फाल्कन, जिसे IUCN की लिस्ट कंसर्न में शामिल किया गया और परिशिष्ट की सेकेंड सूची में, CMS की सेकेंड परिशिष्ट में। बारहेड गीज, जो कि IUCN की लिस्ट कंसर्न में और परिशिष्ट सेकेंड में। ब्लैक नेक्स्ट क्रेन्स को IUCN की वल्नरेबल में और CMS की परिशिष्ट फर्स्ट में। हम्पबैक व्हेल को IUCN की लिस्ट कंसर्न में और CMS की परिशिष्ट 1 में। एशियाई हाथी को IUCN की इंडेंजर्ड में और CMS की परिशिष्ट फर्स्ट में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड में और CMS की परिशिष्ट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। बंगाल फ्लोरिकन को IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड में और CMS की परिशिष्ट फर्स्ट में, और स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल में और परिशिष्ट फर्स्ट के अंतर्गत CMS में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से इनकी स्थिति को दर्शाया गया। प्रवासी प्रजातियों के बारे में देखा जाए तो प्रवासी प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जिनकी पूरी आबादी या भौगोलिक रूप से आबादी एक हिस्सा अलग अलग समय पर चक्रीय या सामरिक रूप से एक या अधिक देशों की सीमाओं को पार करती है। उन्हें प्रवासी प्रजाति कहा जाता है। अब चक्रीय का मतलब क्या होता है? चक्रीय जो होता है वह प्राकृतिक चक्र से संबंधित होता है, जैसे कोई भी प्राकृतिक चक्र हो, चाहे वो खगोलीय हो या जीवन चक्र हो या जलवायु का हो या कोई अन्य समय हो। तो जो एक चक्रीय तौर पर प्रक्रिया चलती है या सामरिक तौर पर देखा जाए तो एक निश्चित परिस्थितियों में प्रवास की संभावना होती है, जिसमें जरूरी नहीं होता है कि प्रवास नियमित रूप से घटित हो, इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण, पुनरुद्धार और उनके कनेक्ट करना और इसके तहत महत्वपूर्ण पर्यावास साइट्स जैसे कि प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए। इसमें अत्यधिक दोहन को रोकने के संदर्भ में आता है कि इसमें बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन संधि को लागू करना है। पर्यावरण प्रदूषण को हानिकारक प्रभावों को कम करता है, जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों और क्रॉस कटिंग प्रभावों को निपटाता है तथा CMS परिशिष्ट संरक्षण कार्यवाही की आवश्यकता वाली सभी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना होता है, जिसमें उन प्रजातियों को शामिल करना चाहिए जो विलुप्त होने की कगार पर है लेकिन अभी तक इसमें CMS में सूचीबद्ध नहीं है, और डेटा की कमी वाली प्रवासी प्रजातियों पर शोध की प्राथमिकता देनी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 के बारे में, कि हाल ही में संसद ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को पारित हुआ है। चलिए तो जानते हैं इसके अंतर्गत कि इस अधिनियम में क्या नया जोड़ा गया है और इससे संबंधित कुछ विभिन्न तथ्यों के बारे में, क्योंकि जब इसमें संशोधन किया गया है तो ये इसके पहले यह गठित होगा। तो ये कब गठित हुआ था? जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन किया गया था, और इसमें वर्तमान में जल संशोधन अधिनियम 2024 में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। इस प्रदूषण के बारे में संशोधन जानने के पहले जान लेते हैं इसके
प्रमुख प्रावधान को, जो कि 1974 में इस प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं और अभी क्या क्या चेंजेज आए हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं और इसमें क्या संशोधन किए गए। कि यह जो अधिनियम है इसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा देश में पानी की स्वच्छता को बनाए रखने और उसे रीस्टोर करने का प्रावधान करता है और यह मूल अधिनियम 25 राज्यों में लागू है। इसे मूल अधिनियम में 2 बार 1988 और 2003 में संशोधन हो चुका है। यह विनियामकीय निकाय के तौर पर होता है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है और यह औद्योगिक इकाइयों को फैक्ट्रियां स्थापित करने और के पहले अपने संबंधित राज्य बोर्डों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, इसके अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में संविधान के इसे जो लागू करने के संदर्भ में यह 3 राज्यों में लागू किया गया है और इसके अंतर्गत आता है कि यह आपका राज्य सूची का विषय है जिसमें उचित उपयोग और प्रबंधन का मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और संविधान के अनुच्छेद 252 में संसद को किसी भी ऐसे मामले पर कानून बनाने का यह अधिकार देता है कि उसके संबंध में उसके पास विधायी शक्ति का अभाव है और अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं और वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधि बनाते हैं और ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्यों पर तभी होगा जब संबंधित राज्य के विधानमंडल इस आशय से संकल्प पारित कर देंगे और ऐसे अधिनियम में केवल संसद द्वारा ही संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब इसी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि यह बोर्ड जो है इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसको एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। यह वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन द्वारा राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में जल निकायों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देता है तथा यह वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, देश के वायु प्रदूषण में रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्राण पोर्टल को संचालित किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका इसमें कि प्रमुख संशोधन अधिनियम 1974 और 2024 में क्या संशोधन हुए हैं उनके बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे समझते हैं कि एसपीसीबी के चेयरमैन जो होते हैं इस 1974 के अधिनियम में इस के चेयरमैन के संदर्भ में कहा गया था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था और चेयरमैन 2024 में इसमें चेयरमैन के नामांकन के लिए तौर तरीकों और सेवा शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। उद्योग स्थापित करने की अनुमति से छूट होगी, जिसमें अधिनियम में राज्य सरकार को कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को नए आउटलेट और डिस्चार्ज पर प्रतिबंध में छूट देने का अधिकार है या किसी उद्योग की स्थापना करने, मंजूरी प्रदान करने आदि से संबंधित राज्यों के दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देता है और 2024 में यह केंद्र सरकार के सीपीसीबी के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी अनुमति हासिल करने की छूट देता है। अपराधों के जुर्मानों के संदर्भ में देखा जाए तो 1974 में प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को बिना ट्रीटमेंट के खुले में छोड़ने पर 6 साल की कैद का प्रावधान था और 2024 में इसमें कई तरह के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और इसके बदले 10,000 से 15 लाख के बीच के जुर्माने का प्रावधान भी करता है। अब आता है सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले अपराध के संदर्भ में कि यह सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के विभागाध्यक्ष को दोषी माना जाएगा, 1974 में यह अधिनियम कहता है और 2024 में यदि कोई सरकारी विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग को उसके मूल वेतन के 1 महीने के बराबर जुर्माना देना होगा, इसके अंतर्गत आता है। अब 2024 में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं जैसे कि मॉनिटरिंग उपकरणों से छेड़छाड़ के संदर्भ में इसमें पानी के मीटर और गैस जैसी मॉनिटरिंग उपकरणों में जानबूझकर हेरफेर करने और गड़बड़ी पहुंचाने में 10,000 रुपये के 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। निर्णय लेने वाले अधिकारी के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें संशोधित अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति करने की अनुमति देता है और यह अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव का स्तर का होना चाहिए। न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा।
अब आता है इसके इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें आता है कि विश्वास आधारित शासन के लिए गैर अपराधीकरण को बढ़ावा देना, छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर और तर्कसंगत बनाकर यह संशोधन छोटी मोटी चूक के लिए कारावास के डर के बिना जीवन यापन और आसानी से व्यवसाय के संचालन को बढ़ावा देता है। कई सारे नियमों के पालन के बोझ में कमी आती है और जिसमें उद्योगों की स्थापना के कई तरह के नियम कानून के पालन के छूट देने और विनियामकीय एजेंसियों पर निगरानी के दोहराव और आवश्यक बोझ में भी कमी आती है। नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। विकास और पर्यावरण संतुलन संरक्षण को संतुलित भी किया जाता है। संशोधन की आलोचना के तौर पर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि जुर्मानों की अप्रभाविकता दिखाई दी, जैसे कि जब घाटों पर कूड़ा कचरा फैलाने जैसे छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना लागू करना सांस्कृतिक कारणों के लिए एक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। जल प्रदूषण संबंधी मुद्दे पर बने रहना, जैसे कि गंगा सहित भारत की 46 नदियों का प्रदूषण की समस्या जूझ रही है। जलवायु और जल संकट की उपेक्षा करना, भविष्य की अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव होना, संघवाद पर प्रभाव देखा जाना इसके अंतर्गत आता है। और निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए तो संशोधनों को बेहतर बनाने के लिए इससे बहुत बड़ी जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ परामर्श कर सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर्यावरण नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वन की परिभाषा के बारे में कि वन की परिभाषा के संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने 1996 में टी.एन. गोदावरमन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघवाद में दिए गए फैसले में निर्धारित वन की परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब चलिए तो जानते हैं कि वन की परिभाषा के संदर्भ में क्या इसका इतिहास रहा है कि जब से वन अधिनियम पारित किया गया है, मतलब कि तब कब से इसकी परिभाषा में चेंजेस किया गया और कब से इसका जो भी समय के हिसाब से बदलाव है उसमें देखा गया। भारतीय वन अधिनियम 1865 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें वन को पेड़ों, झाड़ियों, जंगल से ढकी भूमि के रूप में परिभाषित किया गया था। फिर वन अधिनियम 1878 के अंतर्गत इसमें वनों को पुनः परिभाषित किया गया और इसकी परिभाषा का विस्तार करके इसमें किसी भी भूमि को शामिल किया गया जिसे इस उद्देश्य से नामित किया जा सकता है। और वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें राज्य या आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन आते हैं। फिर आता है भारतीय वन अधिनियम 1927, जिसमें अधिनियम के सभी प्रावधानों को शामिल किया गया, जिसमें लकड़ी पर प्रशुल्क लेना शामिल था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन भूमि को गैर वन उपयोग के हस्तांतरित करने के पहले केंद्र सरकार को मंजूरी अनिवार्य कर दी गई और ये प्रावधान मुख्य रूप से राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त वन भूमि के हिस्से में लागू होते हैं। टी.एन. गोदावर्धन बाद जो कि 1996 में भी आया हुआ था, जिसमें वन की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया, जैसे कि स्वामित्व मान्यता वर्गीकरण के निरपेक्ष, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र, सभी वन क्षेत्र में शब्दकोश के वन के अनुरूप होना और भी क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा वन के रूप में निर्धारित किया गया। अब आता है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, जिसमें वन भूमि से आशय होता है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 और अन्य कानूनों के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि होती है। 1980 या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि होती है, जिसमें वह भूमि शामिल नहीं होती है जो 1996 से या उसके पहले आधिकारिक तौर पर वन उपयोग से गैर वन उद्देश्यों के उपयोग में बदल दिया गया। वन संरक्षण या संवर्धन नियम 2023 के बारे में, जिसमें नियम 16 के अनुसार राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को 1 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी भूमियों का एक समेकित रिकॉर्ड तैयार करना होता है जिन पर वन संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होते हैं और इसमें के तहत वे वन क्षेत्र शामिल होते हैं जिसके प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि आदि आता है। सुप्रीम कोर्ट के तहत कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि टी.एन. गोदावरमन फैसले के सिद्धांतों को बरकरार रखने के संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नियम 16 के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा पूरी प्रक्रिया को तक टी.एन. गोदावरमन मामले में कोर्ट द्वारा स्पष्ट किए गए सिद्धांतों का पालन जारी रखना जरूरी है। और वन का व्यापक अर्थ राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरी प्रशासन में टी.एन. गोदावर्धन निर्णय के अनुसार वन के अर्थ के दायरे का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जिसमें भूमि भी शामिल हो सकती है और संरक्षण के योग्य भी होती है।
अब आता है प्रमुख दिशा निर्देश के संदर्भ में, जैसे कि डेटाबेस का निर्माण करना। डेटाबेस के निर्माण के संदर्भ में इसमें वन के रूप में दर्ज की गई सभी भूमि का एक समेकित रिकॉर्ड केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। चिड़ियाघर के निर्माण में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना को गैर वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर रखा गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ के संदर्भ में, जिसमें आती है वन भूमि की सुरक्षा। वन की परिभाषा को सीमित करने के लिए 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि वन के दायरे के बाहर हो सकती है। FCA 1980 की भावना के अनुरूप देखा जाए तो यह गैर वन उद्देश्यों के तहत अधिक गतिविधियों को शामिल करने में वन की अधिक कटाई को बढ़ावा देती है। वन की परिभाषा को आम सहमति होती है, जिसमें 28 वर्षों तक इसे प्रभावी रहने के बावजूद राज्य वन शब्द की अलग अलग व्याख्या करते रहे। संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करती है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को फैसले में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अन्य प्रावधानों को देखा जाए तो इसका नया नाम वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980 है। वन प्रस्तावना को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य इसमें शामिल किए गए। गैर वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर गतिविधियां, जैसे कि संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 के तहत चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना करना, क्षेत्र की योजनाओं के शामिल इको पर्यटन सुविधाएं, सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, जिसमें रिजनेशन ऑपरेशंस भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में, कि हाल ही में ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। चलिए तो जानते हैं गुप्तेश्वर वन के बारे में कि ये कहाँ पर है। गुप्तेश्वर वन जो है वह शिव मंदिर के नज़दीक स्थित है गुप्तेश्वर, और यह मंदिर चूना पत्थर से बनी एक प्राकृतिक गुफा है जो कि उड़ीसा के दक्षिणी भाग और पूर्वी घाट का हिस्सा है, जो कि 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ। पवित्र उपवनों के कारण इनका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व और इन जगह पर कई तरह की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख जीव जंतु वन प्रजातियों में मगर, क्रोकोडाइल, कांगीर घाटी रोग गेको, साधारण पहाड़ी मैना, सफ़ेद पेट वाला कठ फोड़वा, ब्रांडेड वे कोयल आदि आती है। और प्रमुख वनस्पतियों के अंतर्गत यहाँ पर इंडियन ट्रम्पेट, इंडियन स्नेक रूट, कुंभीगम, गार्लिक पियर जैसे औषधीय पादप पाए जाते हैं, और ये हालांकि पादप संकटग्रस्त होते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है BHS में निम्नलिखित एक या अधिक घटक होते हैं, जैसे कि वन्य प्रजातियों के साथ साथ घरेलू बना ली गई प्रजातियों व इंट्रा स्पेसिफिक श्रेणी वाली प्रजातियों की प्रचुरता, उच्च स्थानिक जिसमें प्रजातियां केवल संबंधित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों जिसमें कीस्टोन प्रजातियों, क्रमिक विकास वाली प्रजातियों की उपस्थिति, घरेलू या अन्य प्रजातियों और उन किस्मों की वन्य प्रजातियां, पूर्व में अधिक महत्व वाले जैविक घटक जिसमें कि जीवाश्म के रूप में उपलब्ध हों और जिनका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य होगा। अब आता है जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में, कि ये स्थल के संदर्भ में जानते हैं। जैव विविधता विरासत स्थल जो होते हैं वो अपने विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये स्थल पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील होते हैं, जहाँ पर स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय, जलीय और समुद्र पारितंत्र इसमें शामिल होते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श में जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्रों को इसके अंतर्गत अधिसूचित करती है, जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श से BHS के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है, इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की धारा 37 में विरासत स्थलों और चयन और प्रबंधन में राज्य सरकार की सलाह व प्रदान करता है, जिसे जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय के तौर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कार्य करता है, और इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2003 में की गई थी, और यह जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करना है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, और फरवरी 2024 तक भारत में 45 जैव विविधता प्राधिकरण निर्मित है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि BHS के लिए निर्धारित मानदंडों को देखा जाए तो एक प्राकृतिक, अर्धप्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र में जहाँ पर संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण जैव विविधता मौजूद है, ऐसे क्षेत्र जहाँ की कृषि पद्धतियों में घरेलू जैव विविधता घटक और स्थानीय एग्रो इकोसिस्टम शामिल होता है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे पवित्र उपवन, पेड़ या स्थल या समुदाय द्वारा संरक्षित अन्य क्षेत्र होते हैं।
और ऐसे क्षेत्र होते हैं जो दुर्लभ, संकटापन्न या मूल्य जंतुओं और वनस्पतियों के पर्यावास और गलियारे को प्रदान करते हैं, जो समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र या शहरी हरित क्षेत्र की आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। बीएचएस के उद्देश्यों को देखा जाए तो यह पारंपरिक रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना, बेहतर रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में पूर्व जैव विविधता के क्षरण को रोकता है, प्रकृति, संस्कृति, समाज, प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देता है और वन्य और घरेलू जैव विविधता के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में संरक्षण कार्य और आजीविका संबंधी सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। समाज के सभी वर्गों में संरक्षण संबंधी नैतिकता विकसित करना और उसे बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और पर्यावरणीय क्षरण से जुड़े कार्य को रोका जा सके और यह स्थानीय समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। अब आता है जैव विविधता प्रबंधन अधिनियम के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है कि यह अधिनियम 2002 की धारा 41(1) के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन को उपबंध दिया गया, जिसमें 7 सदस्य होते हैं और ये स्थानीय निकाय की आम सभा के रूप में कार्य करती है, जिसमें कम से कम 1/3 महिला और कम से कम 18% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। इसका कार्य जो है वह स्थानीय लोगों के परामर्श को जन जैव विविधता रजिस्ट्रार तैयार करना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जैव विविधता के प्रबंधन के बारे में कि इसका प्रबंधन की अनुपस्थिति में जैव विविधता प्रबंधन समिति की अनुपस्थिति में संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित बीएमएस या अन्य उपयुक्त संस्था प्रत्येक बीएचएस का प्रबंधन करती है। जहाँ भी बीएचएस का विस्तार एक से अधिक स्थानीय निकायों में होता है, वहाँ पर बीएचएस के प्रबंधन की जिम्मेदारी बीएमएससी द्वारा गठित प्रबंधन समिति या बीएमसी के अस्तित्व में नहीं होने की स्थिति में स्थानीय निकायों से जुड़े अन्य संबंधित स्थानीय निकायों संस्थानों को होती है, जिसमें स्थानीय संस्थानों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को मंजूरी आवश्यक होती है। अब आता है कि भारत में जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में कि किस राज्यों में कौन कौन से जैव विविधता स्थल है, जो कि टोटल आपके 45 है, जिसमें सबसे पहले तो आपके देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आता है सुराल भटोरी मठ में पवित्र उपवन, अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदान और वृक्ष पाइन व खंड आते हैं। मध्य प्रदेश में नारो हिल्स, अमरकंटक, पातालकोट। महाराष्ट्र में लांडोर खोरी, गणेश खिंड गार्डन, रिस्तुरा, हिरणकेशी, बम्बार्डे, मिरी, रिस्टिका दलदल। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट, हाजोंग कछुआ झील, माजुली आता है। सिक्किम में तुंग कोंग धो आता है। मेघालय में खलाव, कुरसेम, किमीलंग आता है। मणिपुर में डायलोंग गांव। त्रिपुरा में उनाकोटी बारमूला झरना, सिलाचरी गुफाएं, त्योबारी या चाबीमुरा, बेटलिंग से आता है। पश्चिम बंगाल में चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा, बनेश्वरी शिवदेगी, टोंगलू, धोते, राज बागवानी अनुसंधान एवं विकास स्टेशन, नमथिंग पोखरी, चारबाली डांगा, अमखोई, वुड फॉसिल पार्क, हल्दीर, चारदीप, बीरमपुर, बागुरान, जलपाई आता है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी हिल, मंदसरू, गंधमर्दन पर्वत, गुप्तेश्वर वन आता है। तेलंगाना में अमीरपुर झील आती है। तमिलनाडु में अरितापट्टी आता है और गोवा में पूर्वताली राय। कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय GKV के कैंपस, नल्लूर इमली ग्रोव में होगरेकन, चिकमंगलूर, अंबरगुडा, सिमोवा और केरल में आश्रमम आता है। इसके अंतर्गत ही प्रमुख जैव विविधता विरासत स्थल आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट कि BHS के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होते हैं और जिसमें समुदायों को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर और परंपरागत रूप से क्षेत्र पर संरक्षण करते आ रहे लोग इसमें शामिल होते हैं। और इसमें टोटल अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की होती है तथा इसके अंतिम प्रबंधन के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड सहायता प्रदान करती है और इससे कार्यों के नष्ट या विखंडित पारिस्थितिकी तंत्र और जैव जीवों के समूह का पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति या खतरे में स्थानीय रूप से विलुप्त वन्य जीवों की पुनर्बहाली आदि इसमें शामिल होती है। और यह BHS के चलते प्रचलित पद्धतियों के संसाधनों के उपयोग के लिए समुदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है रामसर कन्वेंशन के बारे में कि सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में भारत की 5 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया। इससे भारत में रामसर कन्वेंशनों की जो संख्या है वह 85 हो गई है।
इसमें अभी पहले जो आपका 75 के अंतर्गत 75 आर्द्रभूमि आती थी, जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था उसके संदर्भ में आई हुई थी। तो अब यहाँ हाल ही में ये 5 इसमें जोड़ दी गई हैं, तो अब इसकी 75 से बढ़ाकर इसकी 80 हो गई हैं। अब ये कौन कौन सी हैं इसके संदर्भ में पहले जान लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था, जो कि अर्ध सरकारी संधि है। इसे आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और उसमें विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। रामसर स्थल घोषित होने के लिए किसी आर्द्रभूमि को 9 मापदंडों में से कम एक मापदंड को पूरा करना होता है, जैसे कि नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करना और जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। और भारत में 1982 में इस कन्वेंशन की अभी पुष्टि की गई है, जिसमें 2 नए स्थल शामिल होने से भारत में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या अधिक हो गई। अब आता है कि कौन कौन से 5 स्थल हैं जो शामिल किए गए हैं। पहला तो आपके 2 तमिलनाडु में और 3 कर्नाटक में ये शामिल किए गए। 2 सबसे पहले का तमिलनाडु के देख लेते हैं। तो एक आता है कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, दूसरा आता है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है वह पिन टेल्ड बतख, गार्गेनी, नॉर्दर्न सोविलर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन बिजेनियन, कॉमन टीर का पर्यावास स्थल आता है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन के अंतर्गत यह वनाच्छादित आर्द्रभूमि होती है, जो कि ब्लैक चिन्ड नीलगिरी, लाफिन थ्रस, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी वुड पिजन आदि का पर्यावास स्थल होता है। अब आता है कर्नाटक में आता है जैसे अर्घनासनी ज्वार नदमुख, जो कि नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। और इस ज्वार नदमुख के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से चावल के खेतों के मछली पालन किया जाता है और इन खेतों को स्थानीय रूप से गजनी राइस फील्ड के रूप में जाना जाता है। मगधी कैरी संरक्षण रिजर्व, जो कि मानव निर्मित आर्द्रभूमि होती है और इसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु किया जाता है। और यह दक्षिण भारत में बार हेडेड गूज या हंस के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य या पक्षी रिजर्व, जहां पर एक मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक होता है। इसे सदियों पहले बनाया गया था और यह पेंटेड स्टार्क या ब्लैक हेडेड आइविस का पर्यावास स्थल होता है। तो इसके अंतर्गत ये 5 स्थल आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में, कि भारत में तेंदुओं की स्थिति का हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति पर 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के संदर्भ में देखा जाए तो यह तेंदुओं की आबादी का गणना 5वां चक्र है और इसका आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव प्राधिकरण संस्थान के मिलकर किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय बाघ अधिक संरक्षण प्राधिकरण के बारे में, जिसकी स्थापना एक टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर 2005 में की गई थी। यह टास्क फोर्स जो है वह एक के संदर्भ में की गई थी। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण जो है वह पर्यावरण, जल एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के तौर पर कार्य करता है, जिसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को सांविधिक प्राधिकार प्रदान करना, ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन वैध हो सके और टाइगर रिजर्व के आसपास स्थानीय लोगों में आजीविका से जुड़े हितों का समाधान करना होता है। इसके कार्य एवं शक्तियों में देखा जाए तो यह टाइगर रिजर्व के बफर और कोर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के लिए मानक तथा बाघ परियोजना के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने और उनका उचित अनुपालन इसके अंतर्गत सुनिश्चित होता है। अब आता है भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में, जिसकी उत्पत्ति 1982 में हुई। इसका मुख्यालय देहरादून में और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है और इसका मिशन वन्य जीव विज्ञान के विकास, हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुरूप वन्य जीवों के संरक्षण में इसके उपयोग को बढ़ावा देना होता है, जिसमें ये इस दोनों संस्थाओं के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तेंदुओं की आबादी की गणना राज्य वन विभाग के सहयोग से की जाती है और यह गणना प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघ सहशिकारी, शिकारी और उनके पर्यावास के निगरानी कार्यक्रम के तहत की जाती है और इन गणना में बाघों के पर्यावास चले वाले 18 राज्यों में तेंदुओं के वन पर्यावासों को शामिल किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें तेंदुओं की आबादी के संदर्भ में भारत में अनुमानित तेंदुओं की आबादी 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई थी और 2018 में 12,852 थी और 2018 की तुलना में प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि हुई है। मध्य भारत या पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, वहीं शिवालिक और गंगा मैदानी इलाके में इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।
तीनों की सबसे बड़ी अधिक आबादी मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का स्थान आता है। और तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर एवं श्रीशैलम है। और इसके बाद पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है वह आते हैं। चलिए तो जानते हैं भारतीय तेंदुए के बारे में। भारतीय तेंदुए जो होते हैं वह पोषी पिरामिड में बाघ, शेर और ढोल के साथ तेंदुओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये पर्यावास एवं आहार संबंधी प्राथमिकताओं के अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं और ये प्राचीन संस्कृतियों जैसे मिस्र, अफ्रीकी और भारतीय संस्कृति में बहुत मान प्राप्त किए हुए हैं, जो कि तेंदुआ शक्ति, स्फूर्ति और कुलीनता का प्रतीक होते हैं। इनके पर्यावास को देखा जाए तो यह भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और मैंग्रोव वनों और मरुस्थलों में ये नहीं पाए जाते हैं। अब आता है कि तेंदुओं के इम्पोर्टेंस देखा जाए तो ये पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये शाकाहारी प्रजातियों का शिकार करके उनकी आबादी को भी नियंत्रित करते हैं। तेंदुओं के समक्ष खतरे पर कौन कौन से खतरे मौजूद हैं, जैसे कि पर्यावास को नुकसान होना, कि कृषि संबंधी गतिविधियों, पशुओं की चराई या संरचना के विकास में भूमि के बल दबाव बढ़ने से पर्यावास पर नुकसान होता है। तेंदुओं की खाल, हड्डियों एवं शरीर के अन्य हिस्सों के उपयोग के कारण अवैध शिकार का व्यापार बढ़ गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष को देखा जाए तो इसमें पालतू पशुओं का शिकार करते हैं, जिससे चरवाहे जवाबी कार्रवाई करते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे पिघलते ग्लेशियर, बदलते मौसम के पैटर्न और वनस्पतियों के विकास में परिवर्तन तेंदुओं के पर्यावास और आहार को प्रभावित कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि तेंदुओं के संरक्षण के लिए आखिर कौन कौन सी पहलें शुरू की गई हैं जिसके अंतर्गत इनका संरक्षण किया जाता है। पहली आती है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका मुख्यालय जो है भारत में है और इसका उद्देश्य 7 बड़े बिडाल वंशियों जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतौदीवार, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी प्रजातियों एवं उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए एक वैश्विक सहयोग को मजबूत करना होता है। प्यूमा और जगुआर को छोड़कर भारत में सबसे बड़ी 5 बिग कैट पाई जाती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के बारे में, यह जो है वह संरक्षित क्षेत्रों में तेंदुओं की आबादी और वन्यजीव गलियारे के माध्यम से उनकी आवाजाही का अध्ययन करती है और ये अवैध शिकार विरोधी कार्यवाही का समर्थन भी करती है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करने का प्रयास करते हैं और तेंदुओं के संरक्षण हेतु जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट आती है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जो कि एक लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच होती है जिसका उद्देश्य हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसका संरक्षण करना है। और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संयुक्त परियोजना है, जिसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत आता है। तेंदुओं के संरक्षण की स्थिति को देखा जाए तो इसे IUCN की वल्नरेबल स्थिति में रखा गया है और इसे साइट्स के परिशिष्ट 1 में और WPA 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। अब जानते हैं भारत में हिमतेंदुओं की स्थिति के बारे में, कि भारत में हिमतेंदुओं की स्थिति क्या है। कि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत में हिमतेंदुओं की स्थिति पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में जानने के पहले देख लेते हैं कि हिमतेंदुओं की स्थिति, संरक्षण की स्थिति क्या है। इनके संरक्षण की स्थिति जो है वह वल्नरेबल है तथा इन्हें साइट की IUCN की स्थिति में वल्नरेबल आते हैं तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत आते हैं और WPA 1972 के अनुसूची 1 में आते हैं और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक इनकी अंत श्रृंखला आती है। यह रिपोर्ट जो है भारत में हिमतेंदुओं की आबादी का आकलन प्रोग्राम का एक आउटकम होता है और यह प्रोग्राम 2019 से 2023 तक चलाया जाता है और इस प्रोग्राम में हिमतेंदुओं की आबादी को वैधानिक तरीके से अनुमान लगाने का पहला प्रयास किया गया है, जिसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान राष्ट्रीय समन्वयक संस्था होती है और इस कार्यक्रम को प्राकृतिक रूप से हिमतेंदुओं वाले सभी देशों, 2 संरक्षण भागीदारों, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और मैसूर और विश्व वन्यजीव कोष इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में देखा जाए तो यह भारत में हिमतेंदुओं के पर्यावास अभी भी 70% संरक्षित नहीं है और यह उनके पर्यावास का अधिकांश भाग जो है वह दुर्गम स्थानों पर स्थित है, जिसमें बाघ हो, जेब्रा, यहाँ तक कि तेंदुओं के विपरीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा भी हिमतेंदुओं की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। हिमतेंदुए जो होते हैं वह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की एक राजकीय पशु इन्हें घोषित किया गया है और इनकी अन्य विशेषताओं को देखा जाए तो ये मध्यम आकार के कैट्स की श्रेणी में आते हैं और इनका वजन लगभग 30 से 55 किलोग्राम होता है। इनकी त्वचा पर धुएं जैसे रंग की भरी फर होते हैं जिन पर बहुत हल्की क्रीम और
पीले रंग भी होते हैं और फर पर काले धब्बे भी होते हैं और इन धब्बों को रोसेट कहा जाता है और प्रत्येक हिमतेंदुओं में भिन्न भिन्न होता है, इसके अंतर्गत आता है। इनका पर्यावास जो है ये प्राकृतिक रूप से 12 देशों में पाए जाते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का स्थान आता है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में हिमतेंदुओं की शुभंकर के रूप में अपनाया गया है, जिसे सीन ए सी या लद्दाख क्षेत्र में सान नाम दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। भारत में हिमतेंदुओं की आबादी के आकलन के बारे में रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय वन एवं पर्यावरण जल मंत्रालय के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। इसे ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड स्नो लेपर्ड प्रोग्राम के हिस्से के रूप में किया गया था और इसे 2023 में बिश्केक घोषणा पत्र के जरिए स्थापित किया गया था, जो हिमतेंदुओं के प्राकृतिक पर्यावास वाले सभी 12 देशों और कुछ गैर सरकारी भागीदारों का एक संगठन है, जिसे देश के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में हिमतेंदुओं में 70% से अधिक क्षेत्र को यह कवर करता है। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमतेंदुओं की आबादी देखी जाए तो लद्दाख में सर्वाधिक है, जो कि 477 है, उत्तराखंड में 124 है, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, हिमाचल प्रदेश में 51 और जम्मू कश्मीर में 9 आती है। तो ये भारत के प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हिमतेंदुओं की आबादी के संदर्भ में आता है। अब आता है कि हिमतेंदुओं के संरक्षण के लिए कुछ पहले स्टार्ट की हैं, जैसे कि GSLEP पहल के अंतर्गत 3 भूभाग हैं। एक तो आता है बहुत बड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमतेंदुओं की प्रजाति की बहाली के लिए 3 भूभाग हैं, जिसमें लद्दाख और हिमाचल में हेमिस स्फीति, उत्तराखंड में नंदा देवी गंगोत्री, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कंचनजंगा तवांग आता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इसका लक्ष्य जो है वह सहभागिता नीतियों और कार्यों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देकर भारत में ऊंचाई में रहने वाले वन्य जीव आबादी और उनके पर्यावासों के अद्वितीय प्राकृतिक विरासत का रक्षा और संरक्षण करना है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के बारे में, जो कि 2014 में शुरू किया गया था, इससे हिम तेंदुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में शुरू किया गया, और यह स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्व एशिया में हिम तेंदुओं में सबसे सबल प्रजनन कार्यक्रमों में से एक आता है। अब आता है कि हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट की सिफारिश की गई, जैसे कि स्नो लेपर्ड सेल के बारे में। यह जो सेल है यह दीर्घकालिक निगरानी की प्राथमिकता देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत WII के लिए एक समर्थित स्नो लेपर्ड सेल की स्थापना पर जोर देती है। आवधिक आबादी आकलन रिपोर्ट में यह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हिम तेंदुओं के प्राकृतिक पर्यावास वाले क्षेत्रों में आवधिक आबादी आकलन दृष्टिकोण को अपनाने पर विचार करती है। हिम तेंदुओं से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए लैंडस्केप स्तरीय प्रबंधन योजना को अपनाने का भी प्रस्ताव किया गया और इसमें महत्वपूर्ण पर्यावासों के संरक्षण में जागरूकता बढ़ाने और दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी यह कार्यक्रम में सहायता दी गई है। अब आता है ग्रीन वॉशिंग के बारे में। ग्रीन वॉशिंग को हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन वॉशिंग की रोकथाम और विनिमय पर एक मसौदा दिशा निर्देश तैयार किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस दिशा निर्देशों से संबंध में लोगों से कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं। ग्रीन वॉशिंग जो होता है वह एक तरीके से कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छुपाकर इन्हें पर्यावरण के अनुकूल या हितैषी दिखाने का प्रयास करती है और इसके लिए बड़ा चढ़ाकर अस्पष्ट, झूठे और आधारहीन दावे भी किए जाते हैं। इस मसौदे के विभिन्न बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो पहला तो आता है कि ग्रीन वॉशिंग को परिभाषित किया गया है और उसे प्रतिबंधित भी किया गया। यह किस किस चीज़ पर लागू होगा? इस विज्ञापन के लिए सभी सेवाओं पर लागू होंगे, जैसे सभी प्रकार के विज्ञापन, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता, एंडोर्स करने वाले। सूचना प्रकटीकरण के अंतर्गत आता है कि जानबूझकर चुनिंदा डेटा को प्रस्तुत करने पर रोक लगाना। दावों के सत्यापन में देखा जाए तो यह विश्वसनीय प्रमाणीकरण, विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य, तृतीय पक्ष के तटस्थ सत्यापन के जरिए पर्यावरणीय दावे की पुष्टि करना अनिवार्य। भविष्य के लिए पर्यावरणीय दावे हेतु शर्त में आता है कि भविष्य के लिए पर्यावरणीय दावा तभी किया जाता है जब उन दावों को हासिल करने के लिए स्पष्ट और कार्यवाही योजनाएं विकसित की जाए। ग्रीन वॉशिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है? आखिर इसके संदर्भ में देखा जाए तो आम लोगों पर एक टूटता विश्वास,
कि भ्रामक मार्केटिंग और संधारणीयता के झूठे दावे लोगों को भ्रमित करते हैं और इसके चलते सोच समझकर खरीदारी करने संबंधी निर्णय लेना भी मुश्किल होता है। 2015 में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने वॉक्सवैगन को लेकर एक खुलासा किया था, जिसमें वॉक्सवैगन ने अपनी स्वच्छ डीजल से चलने वाली कारों में उत्सर्जन संबंधी परीक्षण में हेरफेर करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ बाधाएं होती, नवाचार पर प्रभाव देखने को मिला हुआ था। अब आता है ग्रीन वॉशिंग के प्रकार के संदर्भ में आता है, जैसे कि ग्रीन हाउसिंग। ग्रीन हाउसिंग जो होता है वह जांच से बचने के लिए कंपनियां संधारणीय जानकारी की या तो कम रिपोर्टिंग करती हैं या छिपाती हैं। ग्रीन रिसिंग जो कि जब कोई कंपनी अपने ESG पर्यावरण सामाजिक गवर्नेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले उन्हें नियमित रूप से बदलती है। ग्रीन लेबलिंग यहाँ पर जब कोई कंपनी अनिवार्य रूप से अस्थायी उत्पाद को हरित या टिकाऊ रूप से लेबलिंग का काम करती है। ग्रीन लाइटिंग इसके अंतर्गत किसी व्यवसाय को पर्यावरणीय रूप से हानिकारक कार्यों में ध्यान हटाने के लिए उसके उत्पादों और गतिविधियों को विशेष रूप से हरित विशेषताओं पर उजागर करती है। ग्रीन शिफ्टिंग जो है वह कंपनियां जलवायु संकट को उपभोक्ता व्यवहार तक सीमित कर देती हैं और जिम्मेदारी को व्यवहार में व्यक्तियों पर डालती है। ग्रीन काउडिंग जो है जब यहाँ पर जो कोई कंपनी स्वयं को एक समूह के भीतर छिपा लेती है, जिसमें स्थिरता को बनाए रखने अपनाने और कम कार्य करती हैं, जैसे उदाहरण के लिए 20 सबसे बड़े सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पाद अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट वैश्विक गठबंधन के सदस्य हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए कुछ पहले भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। पहली तो आती है भारत मानक ब्यूरो के बारे में। यह जो पहल है इसे भारत मानक ब्यूरो ने उत्पादों और सेवाओं की इको लेबलिंग के लिए इस पहल को 14024 और 199 नामक ISO प्रमाणित किया हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार पद्धतियों और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामले को विनियमित करता है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो कि इनके दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यावरण अनुकूल या हरित दावे करने वाले विज्ञापन के स्पष्ट और सटीक होने के भ्रामक नहीं होने चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का GRP निर्धारित क्षेत्र के भीतर औद्योगिक इकाइयों को उनकी पर्यावरण अनुकूलता के आधार पर रेटिंग करता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे हरित इमारतों के लिए रेटिंग प्रणाली विकसित की हुई है। वैश्विक के स्तर पर यूनाइटेड नेशन हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट ऑन नॉन स्टेट एंटिटी की इसकी स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा की गई थी। ग्रीन वॉशिंग टेक स्पिरिट का इसका आयोजन वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विनियामकों को वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग में अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद करने के लिए एक साधन विकसित करना होता है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें भाग लिया है। आगे की राय में देखा जाए तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। मीडिया और अभियान और उपभोक्ता जागरूकता के संदर्भ में इसमें होता है, जो कि ग्रीन वॉशिंग के जो भी पता लगाने और उसे बचाने के लिए इससे जुड़ी समस्याओं से संबंधित रणनीतियों पर को मजबूत करने और इसे समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, सीमा पार सहयोग और भागीदारी होती है। जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के संदर्भ में आता है। अब आता है जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 के बारे में, कि हाल ही में जलवायु और स्वच्छ वायु संगठन की वार्षिक बैठक जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन केन्या के नैरोबी में संपन्न हुई। यह बैठक जो है यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र के मौके पर आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य ग्लोबल मीथेन प्लेज क्लियर एयर फ्लैगशिप के गाली अमेंडमेंट के कार्यान्वयन को और अधिक गति के तरीके से प्रकाश डालता है, इसके अंतर्गत आता है। 2024 में KCCAC के सम्मेलन के परिणामों को नज़र डालने से पहले देख लेते हैं कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन क्या है। यह एक वैश्विक गठबंधन होता है जो कि विशेष रूप से अल्पकालिक अवधि जो कि जीवन काल तक बने रहने के लिए जलवायु प्रदूषकों में कमी लाने के प्रति समर्पित होता है। इसे 2012 में UNEP के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, जिसमें 160 से अधिक सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की स्वैच्छिक भागीदारी होती है, जिसमें भारत इसमें 2019 में शामिल हुआ था।
यह एक ग्लोबल मीथेन प्लेज को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है, जो कि लोबरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मीथेन इनिशिएटिव के समन्वयक समूह के रूप में कार्य करता है और इसे COP26 में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर की तुलना में कम से कम 30% तक कम करना होता है। 2024 के CCAC में कुछ सम्मेलन में कुछ परिणाम देखे गए हैं, जैसे कि क्लीन एयर फ्लैगशिप शुभारंभ के बारे में। यह परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करके जीवन बचाने, जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को धीमा करने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारों को यथाशीघ्र क्लीन एयर स्वच्छ वायु दशाओं को संभव बनाने में सहायता करता है, जो WHO के वायु गुणवत्ता संबंधी टारगेट्स के अनुरूप होता है। यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट, जो कि UNEP और CACC द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि यह मानकीकरण, निगरानी और हरित रणनीतियों के माध्यम से क्षेत्रक आधारित उत्सर्जन को कम करने के लिए एक रोड मैप का खाका प्रस्तुत करता है। CCAC का प्रौद्योगिकी और आर्थिक मूल्यांकन पैनल जो है, जिसका उद्देश्य जलवायु वित्त को बढ़ाने, बाधाओं को दूर करने के तरीके को ध्यान केंद्रित करके प्रौद्योगिकियों और वित्त के बीच अंतर को कम करने में भी मदद करता है। यह प्रमुखतः निष्क्रियता लागत अध्ययन शुरू करता है, जो कि अल्पावधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक पर कार्रवाई करने के लिए आर्थिक मामले का समर्थन भी करता है। अल्पावधि तक बने रहे जलवायु प्रदूषक आखिर होते क्या हैं, इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये जो प्रदूषक होते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली कारक होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं और फिर भी वायुमंडल को गर्म करने और उनकी क्षमता में कई गुना अधिक इसमें होता है। SLCP के बारे में प्रभाव को देखा जाए तो पहला आता है ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, जो कि CO2 के बाद मानवजनित जलवायु ग्लोबल वार्मिंग के SLCP के दूसरे बड़े कारक होते हैं, जो आज तक ग्लोबल वार्मिंग के 45% तक के लिए उत्तरदायी है। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह धरातलीय ओजोन के संपर्क में आने से फेफड़ों में सूजन, अस्थमा और एलर्जी हो सकती है, और घर के अंदर और बाहर दोनों जगह वायु प्रदूषण के लिए ब्लैक कार्बन प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। मौसम के पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो यह समतापमंडलीय भोजन बादल के निर्माण को प्रभावित करता है। हिमावरण का तेजी से पिघलना होता है। इसमें वायुमंडलीय ओजोन पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जिसमें पादप जनन और विकास बाधित होता है, जो पादप कम मात्रा में CO2 को शोषण करता है और कृषि की पैदावार का प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि अल्पकालिक अवधि में तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ब्लैक कार्बन के संदर्भ में, जो कि वायुमंडल मानव जनित हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक उत्पादन, कृषि अवशेष और अपशिष्ट को जलाना। वायुमंडल में रहने की अवधि 4 से 12 दिन है। मीथेन के संदर्भ में देखा जाए तो 12 साल होती है, जिसमें कृषि, जीवाश्म ईंधन, लैंडफिल, खुले डंप साइट और अपशिष्ट जल होते हैं। क्षोभमंडलीय ओजोन के संदर्भ में देखा जाए तो यह वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया से निर्मित द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, और यह कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्ताएं तक रहते हैं। हाइड्रोक्लोरोकार्बन, जो कि कूलिंग, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेटिंग फोम और एरोसोल प्ररोधक होते हैं, जिसमें 15 साल तक के रहने की अवधि होती है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि SLCPs को कम करने के लिए क्षेत्रक आधारित समाधान के बारे में। कृषि क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो यह फार्म स्केल एनरोबिक डाइजेशन तकनीक को बढ़ावा देता है, और यह ब्लैक कार्बन के स्तर को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अंतर्गत आता है, जिससे कृषि अपशिष्ट को खुले में जलाने के प्रचलन को भी समाप्त करना चाहिए। इससे कृषि में इस क्षेत्र में समाधान किए जा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के संदर्भ में आता है, खनन के पूर्व गैसीकरण और मीथेन की पुनर्प्राप्ति और ऑक्सीकरण करता है, जो कि ब्लैक कार्बन को कम करने और तेल और गैस उत्पादन में फ्लेरिंग दक्षता को बेहतर करता है। अपशिष्ट के अंतर्गत आता है कि यह मीथेन उत्सर्जन को कम करने और नगरपालिका के बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को पृथक करता है और उपचार करता है। नगरपालिका के अपशिष्ट संग्रहण में सेवाओं को सुधार और उसका विस्तार करता है। घरेलू ऊर्जा के संदर्भ में आता है कि यह ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए खाना पकाने के पारस्परिक ईंधन के स्थान पर स्वच्छ ईंधन और सौर, बायोगैस, बिजली जैसी कुक स्टोव तकनीक का उपयोग करता है। इसके परिवहन में ब्लैक कार्बन का शमन करने के लिए अल्ट्रा लो सल्फर वाले डीजल और कम से कम यूरो 6 उत्सर्जन मानकों को अपनाना चाहिए। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मीथेन उत्सर्जन के बारे में कि हाल ही में इसरो ने वैज्ञानिकों ने उपग्रह आधारित डेटा का उपयोग करके भारत के कई स्थानों पर मीथेन के उत्सर्जन से संबंधित अपनी तरह का पहला अध्ययन पत्र जारी किया।
मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता अधिक होती है, जिसमें मीथेन के उत्सर्जन के स्रोतों को निगरानी की जाती है। इसका अध्ययन जो है वह नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल-5P ट्रोपोमे के डेटा का उपयोग करता है। यह जो डेटा होता है, यह अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन नामक उपकरण पृथ्वी के सूक्ष्म धूल के स्रोतों के क्षेत्रों का अध्ययन करने और सतही खनिज विज्ञान का आकलन करता है, जिसमें ट्रोपोमे उपकरण के एक अंतरिक्ष जनन, नोडल ब्यूरिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर जैसे पराबैंगनी और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड के मध्य की तरंगदैर्घ्य बैंड को कवर करता है, इसके अंतर्गत आता है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो यह इसमें स्थानीय उत्सर्जक हॉटस्पॉट होते हैं, जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, असम जैसे राज्यों में 17 प्रमुख उत्सर्जित क्षेत्रों की पहचान की गई है। उत्सर्जन स्रोत के बिंदु में जैसे ठोस अवशिष्ट लैंडफिल साइट, सीवेज उपचार संयंत्र, आर्द्रभूमि या दलदल कृषि क्षेत्र। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट लैंडफिल में मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। कार्बन उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में देखा जाए तो यह 14.43% के लिए मीथेन के लिए उत्तरदायी है। अब आता है कि धान के खेत में मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के तरीके, जैसे कि ICAR के द्वारा नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर परियोजना के तहत धान के खेतों में मीथेन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता वाली कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जिसमें राइस इंटेंसिफिकेशन प्रणाली आधारित है, जो कि सिंचित धान के उत्पादन के प्रबंधन की एक प्रणाली होती है, जो धान के बहुत छोटे पौधों को एक वर्गाकार ग्रिड पैटर्न में अलग अलग लगाया जाता है। यह उपज की संपूर्ण विकास अवधि के दौरान मृदा को नम लेकर बेहतर जल निकासी में युक्त बनाए रखता है। इस तकनीक में पारस्परिक रूप से रोपे गए धान की तुलना में लगभग 22 से 35% तक कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही धान की उपज 36 से 49 तक बढ़ाने का क्षमता होती है। सीधी बुआई वाली धान की किस्म में यह प्रणाली जो होती है वह मीथेन उत्सर्जन को कम करती है, जिसमें धान की नर्सरी तैयार करने, धान की रुपाई के लिए खेतों को जल में भरने की आवश्यकता नहीं होती है, इसके अंतर्गत आता है। मीथेन के बारे में, मीथेन जो है वह एक हाइड्रोकार्बन है जो प्राकृतिक गैसों के प्राथमिक घटक है और यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है और यह वर्तमान में लगभग 1/3 वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यह शक्तिशाली और अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस होती है, जिसमें IPCC के अनुसार वायुमंडल में 20 वर्षों तक बने रहने वाली इस ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होती है। मीथेन उत्सर्जन से धरातलीय ओजोन प्रदूषण होता है, जो वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष समय से पहले होने वाली लगभग 10 लाख मौतों के लिए उत्तरदायी और यह फसल उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा 3 क्षेत्रों में है, जिसमें कृषि में 40% जो कि चावल की खेती और पशुपालन संबंधी यांत्रिकीकरण होता है। जीवाश्म ईंधन में 35% होता है, जो कि प्राकृतिक गैस और तेल और गैस क्षेत्र, खनन आदि में होने वाला उत्सर्जन है। और तीसरा आता है ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल, जो कि डंप साइट, लैंडफिल साइट आता है। प्रमाणित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाकर 2030 तक क्षेत्रों में होने वाले मीथेन उत्सर्जन को लगभग 45% तक कम किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियों की सीमाओं के बारे में देखा जाए तो इसमें आता है पहला स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, जो कि मीथेन को स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन बैंड यानी वायुमंडलीय घटकों विशेष रूप से जलवाष्प के समान होते हैं। मीथेन में स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस के अन्य गैसों से अलग करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो कि विशेष रूप से आर्द्र वातावरण में। कम स्थानिक और टेम्पोरल रेजोल्यूशन, जो कि ट्रोपोमी, स्काईमेच, एयर्स घोस्ट जैसे उपकरण वैश्विक स्तर पर मीथेन की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। जमीनी स्तर पर सत्यापन के लिए अंतरिक्ष और हवाई इमेजरी दोनों के लिए जमीनी स्तर पर मापन की आवश्यकता है। उपकरणों की सीमाओं में चाहे जमीनी आधारित हो या रिमोट प्लेटफॉर्म पर आधारित है, मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने की क्षमता, संवेदनशीलता और विशेषताएं सीमित होती हैं। वायुमंडलीय परिवर्तनशीलता देखती जाती है। सामयिक मापन होता है। बैकग्राउंड मीथेन कंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो यह डेटा के एकीकरण में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके तहत उपग्रह, हवाई एवं जमीन आधारित मापन सहित विभिन्न स्रोतों के डेटा को जुटाना चाहिए, जिससे मीथेन उत्सर्जन को अधिक एकीकृत और सटीक निर्धारित करने के लिए मदद मिल सके। वैश्विक पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला स्थापित की गई है, जो कि ओपन और कार्यवाही योग्य डेटा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसमें IMEO के तहत लॉन्च किया गया है, यह मार्स दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली मीथेन के उत्सर्जन पर कार्यवाही योग्य डेटा प्रदान करने वाला पहला ग्लोबल सैटेलाइट डिटेंशन एंड नोटिफिकेशन सिस्टम होता है। वैश्विक मीथेन संकल्प, जो कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के नेतृत्व में 150 देशों द्वारा 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक
मीथेन उत्सर्जन को कम से कम 30% करने की कटौती का प्रयास कर रहा है, जिसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। तेल और गैस मीथेन साझेदारी पहल को 2014 में शुरू किया गया, जो कि स्वच्छ वायु गठबंधन और यूएनईपी का फ्लैगशिप ऑयल एंड रिपोर्टिंग मिटिगेशन प्रोग्राम है। ग्लोबल मीथेन अलायंस, जिसे 2030 में तेल और गैस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन के काफ़ी कटौती करने के लिए शुरू किया गया। भारत द्वारा की गई पहलों में आता है, जैसे एक राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, गोबर योजना और राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम आता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश करते हैं और इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC में दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं।